अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और उस दिन दुनिया भर में योग किया जाता है और योग के बारे में बताया जाता है। लेकिन हमारे देश में हर चीज़ राजनीति से जुड़ गई है, तो योग भी पार्टी और दलगत राजनीति का हिस्सा हो गया है। एक दल सपोर्ट करते हैं, कुछ खामोश रहकर भी विरोध करते हैं और कुछ इसका मुखर विरोध करते हैं। क्या योगा को, जो भारत की पुरानी जीवन पद्धति का हिस्सा है, वो क्या राजनीति का विषय है या नहीं? योगा दिवस मनाना चाहिए सब जगहों पर या नहीं? इसके बारे में खुली परिचर्चा का वक्त आ गया है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 तारीख को मनाया जाने वाला है। इस दिन पूरी दुनिया भर में योग किया जाता है। योग के महात्म के बारे में बताया जाता है, योग की उपलब्धियों के और योग की उपयोगिता के बारे में दुनिया को बताया जाता है। ये भारत की एक प्राचीन जीवन शैली की पद्धति है जो आपको स्वस्थ रहने, आपके जीवन को उन्नत बनाने और आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम है योग, जिसे दुनिया अब योगा के नाम से जानती है। योगा सिर्फ भारत में ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में योगा का अत्यधिक प्रभाव है। लोगों ने उसको आम जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है और सिर्फ ये किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश विशेष का नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, यानी दुनिया भर में मनाया जाने वाला योग दिवस। लेकिन भारत में हर एक चीज़ पर कोई ना कोई विवाद हो जाता है। डेमोक्रेसी है, होना भी चाहिए। वाद विवाद, तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ हमारे देश की बहुलतावादी विचार का हिस्सा रहे हैं। तो हमारे यहाँ हर विषय पर कोई ना कोई एक तर्क है, एक उस तर्क के विरोध में चीजें। योगा दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 2015 से, जब से इसको यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता दी, 2015 से लेकर अब तक 8वां वर्ष है ये, और योगा पूरी दुनिया भर में फैलता जा रहा है। शारीरिक, मानसिक समझ, आपकी सोच, आपके अंदर की नकारात्मकता, आपका एनर्जी लेवल को इन्हेंस करता है। योग का बड़ा महत्व है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए। योग करने की जो पद्धति है वो बहुत ही सरल भी है और कई मायनों में ये तब करना चाहिए जब आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, और इसका प्रशिक्षण बेहद आसान है। अगर आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ मिल जाएगी, यूट्यूब पर है वहाँ मिल जाएगी, सब कुछ आपको उपलब्ध है और आप सिर्फ योग के जरिए अपने जीवन को निरोग बना सकते हैं। ये क्वालिटी है योगा की। आज आप सोच रहे होंगे कि योगा पर इतना ज्ञान क्यों? दरअसल एक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के बड़े एक विवादित सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। इनको विवाद में रहने की आदत है, लेकिन इस बार इन्होंने भट्टी में कुछ ज़्यादा ही कोयला झोंक के आग लगाई है। बर्क साहब का मानना है कि योगा मदरसों में ठीक नहीं है, योगा मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने विवाद खड़ा किया और ये कहा है कि योगा 21 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है ये मदरसों में नहीं, मुस्लिमों को जो तालीम दी जा रही है उसके हक में भी नहीं है। ऐसा कह रहे हैं वो, लेकिन इसके पीछे उनके पास कोई एविडेंस पूर्ण तर्क नहीं है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं। और जब ये बात होती है तो उस विचार को प्रमोट करने वाले लोग उसको बढ़ावा देते हैं, एक अनावश्यक विवाद खड़ा करते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, तो फिर मैंने ये डिबेट क्यों की है? जब विवाद है और इस चीज़ को लेकर गलत किया जा रहा है, इसलिए डिबेट की है ताकि आपका दिमाग खुले, आप जानें कि कुछ चीज़ें आपके लिए कितनी ज़रूरी हैं और कौन सी गैर ज़रूरी हैं। आपको जानना चाहिए कि योगा आपके जीवन में ज़रूरी क्यों है और इस तरह के विवाद अनावश्यक क्यों होते हैं। इसके बारे में एक ओपिनियन आनी चाहिए। योगा एक व्यक्ति, एक जाति, एक पंथ, मजहब, क्षेत्र का विषय नहीं है। योगा मानवता को निरोग करने का माध्यम है। योगा आपको कोई पूजा शैली नहीं बताता है, वो आपको स्वस्थ रहने के लिए ये और ये दोनों, दिमाग भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है ना, दिमाग ठंडा रहेगा तभी तो कुछ करेंगे।
तो योगा कुछ नहीं करता, बस एक काम करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपकी छाती को गर्म करता है और आपके पेट को नरम करता है। योगा यही करता है। और वर्तमान का जो दौर है और अभी के जिस तरह के हालात हैं और जैसी लोगों की जीवन शैली है, दिमाग ठंडा, छाती गर्म और पेट नरम होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो सिर्फ व्यक्ति की नहीं, सोच भी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब आपका गर्म है तो फिर बड़ी मुश्किल है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि ये विवाद कहाँ से उठा आप सुने। फिर आज मैंने बड़े गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया है ताकि हम इस विवाद पर से एक पर्दा हटाएं, लोगों के मन में एक क्लैरिटी दें। हमने बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम किया, दीन इस्लाम की जानकारी भी उन्हें हो और आधुनिक शिक्षा की भी जानकारी हो, इसके बारे में एक संतुलित हमने ये मदरसों में सिस्टम बनाया और उससे आज लाभ लेके मदरसे का बच्चा मुख्यधारा से जुड़ा है। मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए बनाइए, मदरसों में तालीम की बस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस बनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंवर बासित अली मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रविंद्र पोरवाल जी बहुत ही जाने माने योग मामलों के एक्सपर्ट प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं। मतीन खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अनिल जय हिंद मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और थोड़ी देर में पवन सिन्हा जी, बहुत ही मशहूर ज्योतिषाचार्य और मोटिवेशनल स्पीकर और योग मामलों के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। पवन जी भी आ गए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं मतीन खान साहब, ये बर्क जी को क्या हो गया और योगा को लेकर इनके मन में नकारात्मक विचार क्यों हैं, कारण? ब्रजेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि छाती, दिमाग और पेट, यानी कि इसको जो है पेट को नरम करता है और छाती को ठंडा करता है। छाती ठंडी नहीं होनी चाहिए, छाती गर्म, हाँ, दिमाग ठंडा। दिमाग तीनों चीज आपके लिए बोला हूँ। जी जी, दिमाग शांत, छाती गर्म, पेट नरम। जी, लिख लो कहीं, दिमाग शांत। जी, तो बेसिक बात यह है, शफीकुर रहमान बख्श साहब कुछ चीज़ें भूल गए, वही मैंने कहा बता दें, वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए। हम मुसलमान हैं और बेसिक बात यह है कि हम जिस मज़हब को फॉलो करते हैं वो मज़हब इस्लाम है और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इन तीनों चीज़ों का निस्तारण हमें दे रखा था। 5 वक्त की नमाज, कि जब नमाज पढ़ेंगे तो दिमाग आपका ठंडा रहेगा और आपका पेट नरम रहेगा। और जो लोग नमाज को पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि उनमें ये चीज़ों की चीज़ें पाई जाती हैं जो आपने अभी व्याख्या की है। रही बात, देखिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अंदर हर चीज़ को आप सिर्फ 2-3 चीज़ों से, साहब, मुसलमान, मस्जिद, मदरसे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि योगा का विरोध किस मुद्दे के आधार पर है? मैं कह कारण होना चाहिए, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। बता तो रहे भाई, जब ये चीज़ हमारे पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्ति हैं, लेकिन मैं देखता हूँ विवाद और बर्क ये एक राह के मुसाफिर हैं। नहीं, वो होगा, विवाद बर्क होगा, वो अपना क्लैरिफाई। मैं बता रहा हूँ ना कि हमें नमाज 5 वक्त के लिए कहा गया। हम साल में 365 दिन में एक दिन के लिए सिर्फ योगा नहीं करना चाहते, हम तो 5 वक्त योगा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और इसके बाद जाके ईशा की नमाज़ पढ़ूंगा, तो अल्लाह का शुक्र है दिल, दिमाग, पेट सब कुछ सही रहेगा और शांति से सब कुछ माहौल चलेगा। मगर इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें सिर्फ मुसलमान, इस्लाम, मस्जिद, मदरसे, जहाँ देखिए साहब ये हो रहा है कि साहब अब तो नया ट्रेंड चल गया है साहब, लव जिहाद पे आ जाते हैं। तो ये आपका मानना है कि ये योगा दिवस आपको चिढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो योगा करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से करें। जो नमाज पढ़ते हैं वो भी जब चाहे तो कर ले, कोई उसके लिए वो नहीं है। मगर कोई चीज थोपना, नमाज ही दरअसल योगा है। करेक्ट। और दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। आप देखिए
कि मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ थोपने की क्या ज़रूरत है कि साहब मदरसे ही सिखाएं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि साहब शिशु मंदिर में होना चाहिए, आप ये नहीं कह रहे हैं गुरुकुल में होना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं आपको सिर्फ एक चीज़ मिलता है कि साहब मुसलमान और नमाज, मस्जिद और मदरसे, ये क्या तरीका? तो आप ये मानते हैं कि योगा एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है? नहीं, इसको मतलब धर्म विशेष पे थोपने की भी कोशिश की जा रही है। ओके, हम भारत के निवासी हैं, मतलब जो योगा नहीं करेगा वो उसकी भारतीयता में शक आ जाएगा। ये कौन सा तरीकाकार है? ये एक मजाक हो रहा है साहब। कुंवर बासित अली प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। बासित अली जी शुक्रिया। बर्क साहब का स्टेटमेंट भी आपने सुना और मतीन खान का भी। योगा क्यों ज़रूरी है मदरसों में, और आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं कि मदरसों में योगा कराएंगे ही, क्यों? दो बातें हैं कि जो मेरे मित्र मतीन भाई भी बोल रहे थे, इनकी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। उसमें ना भारतीय ना हिंदुस्तानी कहीं नहीं आते हैं, उसमें केवल वो मुस्लिमों की ही बात करना चाहते हैं, वो भी उन्होंने की भी है। और मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं और हिंदुस्तानियत की बात करते हैं। जहाँ ये नमाज की बात कर रहे थे, उसी तरह से जब पूजा की जाती है तो उसके भी साइंटिफिक रीज़न हैं। आप जब माथे पर चंदन लगाते हैं उसके भी रीज़न हैं। जब आप सड़क पे मजदूरी करने के लिए निकलते हैं उसके भी एक साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन योगा केवल योगा है, और योगा एक सभी धर्मों के मानने वालों के लिए, सभी लोगों के लिए, इसमें ना धर्म की बात है, ना मजहब की, ना उम्र की। पर मतीन खान ने एक जो बात कही है कि जो नमाज वो 5 वक्त की अता करते हैं, उसमें ऑलरेडी योगा जैसे उसमें बॉडी पोस्चर करना पड़ता है। इबादत में ही शारीरिक व्यायाम है, उस तरह यही है ना मतीन खान जी? जी जी हाँ, बोलिए बासित साहब। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। मैं मानता हूं कि नमाज के जो कई हिस्से हैं, जो करने के तरीके हैं, और जो आप जब योगा करते हैं तो लगभग एक जैसे हैं। लेकिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जो लोग इस्लाम नहीं मानते हैं, या जो लोग पूजा करते हैं, उसमें भी पूजा के भी एक अलग अलग तरीके हैं। वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो पूजा करते हैं, हमें योग की क्या आवश्यकता है। देखिए हमारे पूर्वज कितने शानदार लोग थे, क्या उनका विज्ञान था और क्या शारीरिक स्वास्थ्य की समझ थी कि आप योगा यानी सूर्य नमस्कार में अगर आप जाएं तो सूर्य नमस्कार के जो 8 पोस्चर है ना, नमाज के 8 पोस्चर से वो मिलते हैं। मतलब दोनों में कमोबेश थोड़ा बहुत ही फ़र्क आप पाएंगे, वरना सूर्य नमस्कार जब आप देखेंगे और नमाज अदा करने की आप जो पोस्चर्स देखेंगे, 7 या 8 में सिमिलैरिटी है लगभग। बिल्कुल। और आप जब हमने एक बात सोची कि समाज के हर तबके तक योग पहुंचे, इसके लिए 403 विधानसभाओं में हमने कार्यक्रमों के प्रमुख बना करके और 80 लोकसभा में कार्यक्रम प्रभारी बना करके ये व्यवस्था की कि योग को आप क्यों इस तरह से गांव-गांव ले जा रहे हो? आपका क्या इंटरेस्ट है बासित साहब? मदरसे में क्यों घुसने की? एक सेकंड रुको ना, आप मुसलमान हो, आप अपना नमाज पढ़ो ना। आपका क्या इंटरेस्ट है कि आप मदरसा घूम के हर मुसलमान को योगा सिखाओगे? आप ये कहो ना कि 5 वक्त की नमाज अदा करिए, आप ये सिखाइए। आप उनको ये क्यों सिखा रहे हो कि चलो मदरसे में आओ और योगा करो? आपका क्या इंटरेस्ट है? 5 वक्त की नमाज भी पढ़िए, लेकिन योगा एक हिंदुस्तान जब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाता है और पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, तो ये सऊदी के अंदर भी, बहरीन के अंदर भी, कतर के अंदर भी, मलेशिया के अंदर भी, तमाम मुस्लिम मुल्कों के अंदर जब योगा होता है मैंने तो नमाज तो वहाँ भी होती है, दुनिया भर में वहाँ से ज्यादा नमाज यहाँ होती है सिर्फ। लेकिन कुछ कंट्रीज का नाम आप गिना रहे हैं वही नहीं, लेकिन ये मदरसों के बच्चों तक भी पहुँचे जी। ये मदरसों के बच्चे तक भी पहुँचे, ये हमारे बुजुर्गों तक पहुँचे। इसको मैं भी अपनाऊं, मतीन भाई भी अपनाएं, इसको जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सिंबॉलिक ये एक उचित मौका है कि आप इसी वक्त मतीन भाई को आमंत्रित कर लें कि वो 21 तारीख को
आपके बगल में बढ़िया अच्छे से चटाई बिछा के वहीं योगा कर लें, बुलाओ इनको, इनवाइट करो। नहीं, हम कर बगल में मैट लगवाओ। हमें जो मदरसों के उस्ताद, अरे बुलाओ तो सही, मैं मतीन भाई को बुलाओ, और मतीन भाई के साथियों को आमंत्रित करता हूं कि लखनऊ में जो भी हम मदरसे में या मदरसे क्यों बुला लो, कहीं और बुला लो। आप क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड रुको, मदरसे में क्यों, कहीं और बुला लो। आप जहां भी हम योग करेंगे, मतीन भाई वहां पर सादर आमंत्रित हैं। ओके, मतीन भाई जाओगे? योग भी करेंगे, फजर की नमाज भी साथ में पढ़ेंगे। शुक्रिया। देखो कह रहे हैं नमाज भी आपके साथ अता करेंगे, फजर की नमाज भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए बहुत अच्छी बात है एक कि टाइम की नमाज भी पढ़ेंगे और योगा भी करेंगे। योग हो गया। देखो बासित की ये बात ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं बासित की ये बात बड़ी तर्कसंगत है। हमारे जो मदरसे आई हैं, अप्रिशिएट हिम, उनके बच्चे ये पॉइंट बासित का सही है। नमाज पाबंदी जाओगे के कि नहीं साथ ये पढ़ते हैं, बताओ। वहाँ के उस्ताद, वहाँ के बच्चे, तो क्या जरूरत है एम्फेसाइज करने की, क्या जरूरत, थोपने की क्या जरूरत चले है? जाओ, जब बुला रहे हैं तो अच्छा, एक इनवाइट कर रहे हैं, ये बताइए जाओगे? कि यदि बच्चे योगा करेंगे, उनका स्वास्थ्य। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। आपको ऐसा लगता है कि उनके थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा। अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक हैं। शुक्रिया अनूप जी हमें ज्वाइन करने के लिए। आप योगा करते हैं? इस वक्त तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लंबे समय तक किया है। ओके, तो योगा के आप फॉलोअर हैं? ओके, हाँ, मुझे योगा से कोई मुझे लगता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और दिमाग को बेहतर रखने के लिए। योगा को क्या आप धार्मिक मंत्र जोड़ते हैं? नहीं, देखिए या योगा ये कि शारीरिक मानसिक योगा व्यायाम है? योगा एक तरीके की, देखिए किसी भी चीज को, जैसे हम हिंदी में जल कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में पानी कहते हैं, उर्दू अरबी में उसको आब कहते हैं, उसी तरीके से आप योग कहिए, शारीरिक व्यायाम कहिए, या जो भी कहिए। और योग की एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। सनातन धर्म में भगवान शिव को आदि योगी की परंपरा उपाधि दी गई है कि वो उन्होंने योग का प्रादुर्भाव किया था, उनसे योग जन्म लिया था। और उसके बाद भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने अपने अपने तरीके से उसको विस्तार दिया। पातंजलि ने लगभग 3000 साल से ज़्यादा लंबे समय पहले इसके बारे में योग सूत्र लिखा, जिसमें तमाम उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखा। उसके बाद है, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद को क्या प्रॉब्लम है इससे? देखिए, ऐसा है कि जितना मैंने देखा बयान, उसमें बर्ग साहब ने तालीम की बात कही, बाद में उन्होंने जरूर कहा, लेकिन कहीं उसको कोई धार्मिक रूप से कोई बात मुझे तो कम से कम नहीं सुनाई दी। और ये उनका व्यक्तिगत सोच है। समाजवादी पार्टी के पेज से या समाजवादी पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं कोई ऐसी बात तो कही नहीं। पार्टी के से सांसद, आपकी पार्टी के गठबंधन से चुने हुए सांसद हैं? नहीं, बिल्कुल सांसद हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक निजी विचार भी होता है। और मैं एक बात ब्रजेश भाई और भी कहना चाहता हूँ। सपा बसपा थी तब उस वक्त। जी, मैं ब्रजेश भाई एक बात और भी कहना चाहता हूँ। एक सरकार अगर योग जैसी चीज को के बारे में कह रही है, और कोई समुदाय या कोई व्यक्ति या कोई समूह उस पर ऐतराज कर रहा है, तो सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिए कि उसके प्रति इतना अविश्वास क्यों है। दूसरा विषय मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि लंबे समय से शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी की किसी बैठक में बुलाए नहीं जाते, वो दिखते नहीं है, पार्टी कार्यालय पर भी नहीं आते। आपकी पार्टी ने क्या उनसे कोई दूरी बना रखी है? नहीं, कोई दूरी की बात नहीं है, कभी दिखे नहीं मुझे। शफीकुर रहमान बर्क साहब उम्रदराज हैं, और जाहिर बात है कि संसद के एक सांसद के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो पर आपकी पार्टी संगठन की कभी कोई बैठक में दिखते नहीं मुझे। क्या आप लोगों ने उनसे कोई किनारा कर लिया है? नहीं, कोई किनारे की बात ही नहीं। जब भी संसदीय दल की बैठक होती है उसमें वो रहते हैं, अपने विचार भी रखते हैं। मैं अगला चुनाव लड़ेंगे वो? अब ब्रजेश भाई, ये तो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, इस बारे में तो मैं कहने में असमर्थ हूँ। और इस बारे में मेरा कद वो नहीं कि मैं इस बारे में कोई बात हाँ या ना। योगा होना चाहिए मदरसों में? देखिए, मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर सरकार, जैसे योगा है, मान लीजिए 21 जून को योगा डे है, ये स्वैच्छिक है ना, सरकार कर रही है। और अगर
मदरसों में कोई करना चाहता है तो उस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून भी नहीं बनाया कि अगर कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, सिर पे कोई पिस्तौल रख के नहीं करा रहा है। नहीं, मैंने तो कहा ना कि स्वैच्छिक है, तो जो लोग करेंगे उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि अभी जो हमारे कि अपने सांसद को समझाते क्यों नहीं हो कि हर मामले पे गजभर की जुबान जरूरी है? ब्रजेश भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दो, मेरी बात पूरी हो जाने दो। कोई कभी कोई मामले पे चुप होते हैं वो? मैंने ये कहने का प्रयास किया, 1 मीटर की जुबान है उनकी, हालांकि मतीन उनके साथ उठते बैठते हैं। मैं क्या तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्य चीज ये है, जैसा अभी आपने भी अपनी बात में कहा कि बहुत से तरीके ऐसे हैं जो ऐसा कहा जाता है कि नमाज में और योगा में मिलते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं और आपको भी याद होगा, हम लोगों के यहाँ योगा में ही ऐसा बताया जाता है कि खाना खाने के बाद एक विशेष तरीके से बैठने पर खाना जल्दी हजम होता है। सही है। और इस्लामिक तरीके में भी उस तरीके से बैठने को सुन्नत कहा गया है। योगा में अब हम लोगों ने जाना, बचपन से नहीं जाने थे कि खड़े खड़े पानी पीने पर लोग कहते हैं कि खड़े होकर के पानी में पियो, बैठ करके पानी पियो। इस्लाम में वो सुन्नत है, तो सामने तो है ही, और वो चूंकि मानव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको इस्लाम ने सुन्नत के तौर पे कह दिया, हम उसको योगा के तौर पे कह रहे हैं। उन्होंने नमाज के तौर पे बना दिया, हम उसको योगा के तौर पे, शारीरिक व्यायाम के तौर पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बात है आप कह रहे हो, ये अपने सांसद को क्यों नहीं समझाते हो जो आप हमें और दर्शकों को यहाँ योग की महिमा बता रहे हो? थोड़ा एक उनका भी सेशन ले लो। वो कौन है, वो क्या नाम बताया उनका मतीन साहब, संभल वाले? शफीकुर रहमान। हाँ, पूरा बोलो। शफीकुर रहमान बर्क साहब। अच्छा, क्या है ये, सांसद हैं जी? कहाँ से? ब्रजेश जी संभल से। किस पार्टी से? समाजवादी बहुजन के। अच्छा, अनूप भाई अपनी बात कंप्लीट करेंगे, गो अहेड। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक साम्य है, क्योंकि वही सच्चाई है कि शारीरिक स्वास्थ्य, जैसा आपने कहा कि दिमाग को शांत रखना, छाती को गर्म रखना और पेट को नरम रखना। और जहां तक योगा का सवाल है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि योग को अगर सरकार बढ़ावा देना चाहती तो फिर इस तरीके से हो कि विद्यालयों के कोर्स का हिस्सा बने। अभी हमारे कुछ मित्र उस पर बात कर रहे थे। अभी योग की इतनी बारीकियां और इतने प्रकार हैं। नाथ संप्रदाय उसको अलग तरीके से कुछ विकसित करता है, सिद्ध संप्रदाय अलग तरीके से विकसित करता है, वैष्णव पंथ अलग तरीके से विकसित करता है, शाक्त पंथ अलग तरीके से विकसित करता है। योगा वो करो जिससे कि दिमाग ठीक रहे। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो वहां तक बात कर रहा हूं कि आपके अध्यात्म में और योग में शरीर में जो 7 चक्र बनाए, मैं समझ गया, आप योगा के कट्टर समर्थक। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध। थैंक यू अनूप जी, शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। इस देश के बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य और मोटिवेशनल स्पीकर पवन सिन्हा जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। पवन जी, आपका शुक्रिया और स्वागत है भारत समाचार पर। मैं आपसे योगा के बारे में आज कुछ चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया हूँ। क्या है योगा और क्या हम इसे किसी पूजा पद्धति का हिस्सा माने? ये शारीरिक मानसिक व्यायाम है या फिर इससे भी ऊपर की चीज़? ये क्या है? सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है, स्वयं विजय जी के साथ आज वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, योग का अर्थ है कि मेरे भीतर की जो शक्तियां हैं और मेरे बाहर की जो शक्तियां हैं दूसरे स्तर पर, जिसे मैं एनवायरनमेंट कहता हूँ या इकोसिस्टम कहता हूँ, और तीसरी जो इसकी स्थिति है जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जिन्हें कोई अल्लाह कह सकता है, खुदा कह सकता है, रब कह सकता है, ईश्वर कह सकता है, ब्रह्म कह सकता है। हम तीनों को प्राण से यानी श्वास क्रिया के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से और रहन सहन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जब जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, यह योग है। योग युज धातु से बना है, युग इसका अर्थ है ये जोड़ता है। ये तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है। ये शरीर को मन को आत्मा से जोड़ने के लिए है। उसके साथ साथ ये मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए है, मनुष्य को ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ने के लिए है। तो योग का कार्य है जोड़ना, और योग एक ऐसा अपरा ज्ञान है, अपरा विद्या है, जो इसको सीखता है, समझता है, सुख और शांति का वह अनुभव करता है,
उसका मस्तिष्क खुलता है, एकाग्र चित्त वो होता है, और उसके जो लिम्स हैं, उसके जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने लगते हैं। वह तनाव से लड़ सकता है और वह अपना और समाज का जो जीवन का योग है उसको बहुत अच्छे से निभा सकता है। तो एक पूरे मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की कल्पना है योग। कुछ लोग ये कहते हैं कि योग के माध्यम से हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। क्या ये वही चेतना को जागृत करना है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? लेकिन कुछ लोग इसको धार्मिक पूजा पद्धति से जोड़कर योग को देखने का जो उनका नजरिया है वो थोड़ा आपसे अलग है। देखिए, ये जो नजरिया है ये भारत में डेवलप हुआ है 2017 से। आप देखिए अरब देशों में, पाकिस्तान में तो 2022 में भी कितने जोश और धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया गया था। अरब के देशों में तो योग संस्था है जिसको एक मुसलमान भाई ही चला रहे हैं जो वहीं के रेजिडेंट हैं। तो योग का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, कोई उससे, ये भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा उपहार दिया है जिसमें हम पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क और उसके भीतर जो हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इन सब का उत्थान करते हैं, जिसको संवेद रूप में हम कह देते हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना का विकास है। तो योग ये चेतना का विकास है, यानी हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड पावर को इतना इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति से कोई विलक्षण बन जाता है, वैसा हम कर सकते हैं। तो योग को हमें पूजा पद्धति से ना जोड़कर, इसको उस विवाद में ना घसीटकर भारतीय, क्या ये लोगों की मानसिक क्षमता, उनकी सोच, उनके शारीरिक स्वास्थ्य, इन सब के लिए भी बहुत ही आवश्यक है योगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि योग में जब हम अपने शरीर का चालन करना शुरू करते हैं तो हमारा वात, पित्त, कफ ये तीनों शांत होता है, यानी ये समअवस्था में आता है। उसके दूसरी बात, जब हम अपनी श्वास क्रियाएं प्रारंभ करते हैं तो एसोफेगस से हमारा पूरा शरीर जो है वो ऊर्जान्वित होता है और मूलाधार से लेकर ब्रह्मचक्र तक ये समस्त ऐसी क्रियाएं हैं, श्वास का द्वार, ये श्वास का पथ, ये ऐसा सजने लगता है कि मनुष्य का मस्तिष्क तनाव से मुक्त होता है, हमारी जो नर्व्स हैं तनाव से मुक्त होती हैं, हमारा जो पीनियल बॉडी है, पीनियल ग्लैंड है, ये एक्सक्रीट करता है हार्मोन्स को। तो हम ना केवल स्वस्थ होते हैं बल्कि सचेत होते हैं और चैतन्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप इस बात को अश्योर कर सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक धार्मिक पूजा पद्धति का हिस्सा हो सकता है, विशेष तौर पर हिंदुओं के लिए, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए या आपकी चेतना को जागृत करने के लिए, जिसे हम ध्यान भी कहते हैं एक तरह से, क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं कि इसे सबको अपनाना चाहिए, ये कोई धार्मिक पूजा पद्धति नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो बड़ी पुरजोर वकालत करता हूं इस बात की कि योग पूरे धरती के समस्त 5 अरब लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी वो थकन महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, तो क्या करते हैं? एक गहरी सांस लेके और फिर उसको छोड़ देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? प्राण क्रिया ही तो कर रहे हैं, योग अभ्यास ही तो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से योग की छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो मनुष्य को बहुत मजबूत बनाते हैं और बहुत सुंदर बात आपने कही, जो वातावरण है उसके लायक, बहुत सुंदर बात आपने कही। पवन जी हमारे साथ बने रहिएगा, इस परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनिल जय हिंद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये योगा को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, वो भी तब जब ये मानवता के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार उपलब्धि है इंडियन कल्चर के लिए। ब्रजेश जी, कई बारी क्या होता है कि हमारे देश में ना हर चीज को, हर मुद्दे को किसी न किसी लेंस के जरिए देखा जाता है। अब जो ये शफीकुर रहमान साहब हैं, ये बहुत ही बुजुर्गवार हैं, 93 वर्ष की इनकी आयु है। 1952 में उन्होंने
ग्रेजुएशन कर लिया था, 4-5 बार एमएलए रह चुके हैं, सर संसद कितने साल के सदस्य हैं? 93? बहुत ही समझदार है, लेकिन आयु 93। तो मैं समझता हूं हमारे संसद में सबसे ज्यादा बुजुर्गवार सांसद हैं। लेकिन कभी कभी ये समाजवादी पार्टी में रह करके बहन मायावती के तारीफ कर जाते हैं। कभी जब 2019 में ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तब इन्होंने कह दिया कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो इनकी कुछ हैं कुछ चीजें हैं जिन पे ये बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। ये इनकी पुरानी, जिसको कहते हैं आप परंपरा कह सकते हैं। बाकी जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे देश में जी इस्लाम भी जो है उसका काफी कुछ भारतीयकरण हो चुका है। और हमारे देश में एक बात चलती है गंगा जमनी तहजीब की, और अल्लामा इकबाल तो बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, जी अहले वतन समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो मेरा कहना यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी हुई। उसमें योगा है, ध्यान है, और ये 175 देशों में योगा का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। खलीज टाइम की रिपोर्ट्स में आज पढ़ रहा था जी कि आबू धाबी में पिछले वर्ष 5000 लोग एक क्रिकेट स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे और योगा किया था, और इस बार भी बहुत बड़ा कार्यक्रम उसी स्टेडियम में होने जा रहा है। तो इसको एक हेल्थ प्रमोशन, और जिसको आपने कहा कि आज के जीवन में तनाव बहुत है, तो एक मेडिटेशन, तनाव को कम करना, हेल्थ को प्रमोट करना। सर मैं आपसे दावे से कहता हूं कि हर तीसरा व्यक्ति इस वक्त स्वास्थ्य कार्यक्रम आपको किसी न किसी अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार मिलेगा। उसके लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत 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 जरूरी है। और पूरे विश्व में, अच्छा, जो मेडिकल साइंस के जितने भी प्रयोग हुए हैं वो बताते हैं कि योगा में हर बीमारी में हमारे शरीर को बेहतर करने की उसमें क्षमताएं हैं, बीमारी से बचने की क्षमताएं हैं, और बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करने की क्षमताएं हैं जी। और हम सब देखते हैं इसको। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। योगा को रविंद्र पोरवाल जी मेरे साथ जी। मौजूद हैं, योगा के जाने माने ट्रेनर हैं। रविंद्र जी स्वागत आपका। थोड़ा योगा के बारे में हम सबको बताइए कि ये हमारे लिए, यानी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जरूरी क्यों है? सबसे पहले बात कि योग भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, कोई धार्मिक चीज नहीं है। योग का विषय मानव मात्र के कल्याण के लिए है। भगवान पतंजलि ने, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा, पहले सूत्र में ही बताया है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, चित्त की वृत्तियों को सकारात्मक उद्देश्य में लगाने का एक साधन है। हमारे सांसद जी या जो और डिबेट में बैठे हुए लोग हैं, वो थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से इसको सोचें कि हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत की इस महान संस्कृति की क्रियाओं का अभ्यास करके आरोग्यता का मार्ग चुन सकते हैं, बिना किसी औषधि के स्वस्थ रह सकते हैं। हम नमाज से उसकी तुलना करें, नमाज एक धार्मिक विषय है, हम उससे उसकी तुलना नहीं कर सकते, वो एक अलग विषय है। नमाज को जो कुरान, आपका क्या मत है कि योगा की कौन सी वो पद्धति है जिसे आम लोगों में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लोग आसानी से उसको अमल में ला सकते हैं? वो कौन सी पद्धति हो सकती है? यही योग की पद्धति है। योग जीवन जीने की कला सिखाता है। योग आपको आनंदपूर्ण जीवन जीने का, एक एक सांस आपकी दुखों से मुक्त हो, एक एक सांस आनंदपूर्ण हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आज आप विवेकपूर्ण बात कर रहे हैं, उनके लिए योग बहुत जरूरी है। हमारे माननीय सांसद जी अगर योग को अपनाएंगे
तो उनको जी। 2 सप्ताह सर में उनको ही योग क्या सिखाना, से जिनका चित्त मन वृत्ति उनके काबू में निरोधा नहीं का है लाभ सर, मिलेगा। जिनका मन अशांत है ना, वो उनको कोई भी योगा करा दो सर। वही मैं सिर्फ काबू वर्ग में- के लिए नहीं, वर्ग साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बड़ी मेजॉरिटी मैं- लोगों का जिनका मन अशांत मैं है, यही जिनका मन कहना उनके चाहता काबू हूं में कि नहीं है, जो लोग, और बड़ी तेज रफ्तार है उनके मन की। मैं सर यही कहना अब चाहता मतीन हूं, तब से कहे जा रहे हैं कि मैं अच्छा यही बासित कहना अली को चाहता बताता हूं हूँ जिन- अगले राउंड में, वही समझा रहा हूँ। क्यों भाई, मन शांत रखो। बोलिए भाई रविंद्र भाई। मैं जी विजय केवल भाई, आ रहा हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो लोग आज अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं, वो जीवन में योग को उतार के तो देखें। बहुत शुक्रिया आपका उनका रविंद्र जी, सोच हमारे साथ बने बदलेगा, रहिएगा और आपसे उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग हम लोग विचार लेंगे। अभी बदलेंगे। दर्शकों को कुछ टिप्स भी आपसे दिलाएंगे। भाई मतीन खान, अपना मन शांत करो ना, थोड़ा योगा करो, थोड़ा ध्यान करो, क्यों इतना गुस्से में। और अगर कोई इनविटेशन बासित दे रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कबूल करो दावतनामा, कि तो आ जाओ, योगा भी करेंगे, नमाज भी करेंगे, ध्यान भी लगाएंगे। मैं दानिश भाई से यही कह रहा हूँ, वो क्या नाम, बासित साहब से, कि ये नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। और वहाँ कोई सारे ट्रेनर मौजूद हैं सारी मस्जिदों में, कैसे रुकू करना है, कैसे सिजदा करना है, कैसे क़याम में बैठना है, कैसे सलाम फेरना है, क्या क्या पढ़ना है। इनका दिल, दिमाग, पेट, आत्मा सब शांत हो जाएगी। इनका दावतनामा कबूल है? मैं दावत तो दे रहा हूँ इनको कि भाई आए, इनका वाला कबूल है नहीं? नमाज पढ़ना शुरू कर दें, और वो साल में 1 दिन की दावत न दे भाई। उसके लिए जो भी कोई अब भी रोज बगैर- इनके घर पहुंच जाओगे तो इनका बगैर कैसे टीचर- चलेगा? एक दिन बुला रहे हैं, चले जाओ। बगैर टीचर के क्या कोई विद्या मिल सकती है? योगा साल में 1 बार कर लेंगे तो कौन कराएगा? कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है तो इन्होंने? ये कैसे शांत नहीं, होगा आपका? मैं ये ब्रजेश भाई, इन्होंने ये जो आपका दिमाग है, कैसे भारतीय शांत होगा? जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर क्या कोई ट्रेनर लगाया है? कौन ट्रेनिंग क्या है? हाथ किधर कर ले, अरे सांस बासित कैसे को भी ले आता ले, है कुछ योगा, कर ले। ऐसा नहीं है। इसके आता है उनको। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हो जाएंगे। किसी का हाथ चढ़ जाएगा, किसी का पेट चढ़ जाएगा। साल में 1 बार करेंगे तो क्या होगा? देखो, न करने के बहाने मतीन भाई बहुत हैं, मैं और ये करने का बहाना सिर्फ एक की करना है। नहीं, हम तो कह मैं रहे हैं, तो कहूंगा कर जहाँ डालो। पर ऑलरेडी ट्रेनर मौजूद हैं, मैं बासित साहब से यही कह रहा हूँ कि उस ट्रेनर में जाएं और रोज नमाज पाबंदी रविंद्र भाई पाबंदी रुकिएगा, के हाँ। साथ पढ़ें। और ब्रजेश भाई, बेसिक बात यह है कि मैं कह रहा हूँ सारे लोग, पूरे भारत, पूरी दुनिया योग करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर इम्फेसाइज किया जाएगा मदरसों को, दरगाहों को, दिस इज द रॉन्ग थिंग। आप तो इनका दावतनामा या तो टारगेट करेंगे आपसे, मदरसों या को तो टारगेट रिजेक्ट कर दो करेंगे। या कबूल दो में से एक काम तो आपके करो। आपके न्यूज़ अभी इस पे डिबेट पे चल रहा है कि साहब मदरसे आधुनिक, अरे मदरसे आधुनिक के बारे में देख लीजिए कि 2014 से 15 से लेकर के अब तक के आधुनिक टीचर तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। क्या कर रहे हैं ये आधुनिक? ओके, कुंवर बासित अली खबर बीजेपी चलवा के रहे हैं ये। अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये आपका दावतनामा तो कबूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं पाबंदी से आप जो है 5 वक्त की नमाज जरूर अता करिए। पढ़ डालो। मुझे तो इनकी दावत कबूल है और नमाज पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब कोरोना काल आया था देश के अंदर, तो हमने हर उन जगहों तक जहाँ मास्क नहीं पहुँच सकता था, जहाँ सैनिटाइजर नहीं था, जहाँ खाने की दिक्कतें थीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ पहुंचे थे और वोट बैंक की बात, वोट बैंक की चिंता नहीं की थी। हमारे सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब मैं लोग कह रहा हूँ लगे ये थे। झूठ बोलने की उसी प्रक्रिया तरह से खत्म ये कर एक दो। सर वो सोशल बात वर्क तो है। कोरोना टाइम की कर रहे हैं सर, क्योंकि अगर वो जख्म कुरेदोगे तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो कोरोना टाइम की तो बात करो मत। रुक जाओ मतीन भाई, आप बीच में न बोलो। मतीन भाई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप भी घर से नहीं निकले थे, छिपे थे घर में। नहीं बातें न करो, कोई निकला नहीं मतीन था। भाई, मतीन बोलिए बासित अली। मतीन भाई बीच में नहीं, जो इनके नेता मत हैं करो ना। शफीकुर रहमान बर्क, बोलिए बासित अली, बोलिए। मतीन भाई और शफीकुर रहमान बर्क जो इनके नेता हैं, इनको फटे में टांग देने की आदत है। ये बीच में बोलते हैं और यही इनकी पार्टी खूबी है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये लगातार ये इनका व्यवहार है। शुक्रिया अनूप संडा, थैंक यू। भारत हमने इसे ना तो इसको पॉलिटिक्स के लिए, नमाज पढ़ना शुरू ना कर किसी बात के लिए, केवल सोशल वर्क के लिए, के मदरसों के बच्चों तक, खानकाहों तक
उन मुस्लिम बस्तियों तक आप आप बात एक सेकंड रुक जाओ, मदन खान बीच में मत बोलो भाई, आपका क्या यही तो प्रॉब्लम मैं क्या कह है? रहा हूँ, मदरसों क्यों मैं अभी टारगेट कर रहे हैं भाई फिर आप? अब आवाज बंद हो जाएगी तो अभी कहोगे कि देखो हमारी आवाज बंद कर दी। क्या मदरसे एक बात तुम्हारी बताओ बासित बपोती अली, हैं? एक बात क्या मेरी मदरसे जवाब दे दो। तुम्हारी बपोती हैं? बासित क्या अली तुम एक सेकंड, आप मदरसों के बच्चों जी के भाई लिए साहब। इतना इमोशनल क्यों हैं? आपसे आप क्यों इतना इमोशनल हो जा रहे हैं? अरे और भी समाज के बच्चे हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान दो। ये मदरसों पर आपका इतना हाँ, फोकस उसका क्यों क्या है? हमने आपके पड़ोस में, आपके स्टूडियो के पीछे क्राइस्ट चर्च कॉलेज है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इसका एक आयोजन होगा और उसके मैं आपके लिए एक प्रेस भी भेजूंगा, प्रेस रिलीज करके कि यहाँ पर आप इसको कराएं। हमने गुरुद्वारों के अंदर, हमने जो चर्च के अंदर और जहाँ तमाम जगह पे जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जहाँ मोहल्लों के लिए बीच जगह है, जहाँ पार्क है और जहाँ 100, 200, 500 शुक्रिया आपका बासित अली साहब, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा वक्त का भी अभाव है। शुक्रिया आपका। अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी, योगा में बुराई क्या है? होना चाहिए। मैंने कहा बुराई है, लेकिन मैं एक चीज मुझे, हमारे भाई कितने फिक्रमंद हैं मदरसों के लिए, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ब्रजेश भाई, मुझे अभी आज इमोशनल हो गए मदरसों मैं को जिक्र करते बासित भाई की बात सुन रहा था, तो मुझे आपकी वो प्रारंभिक बात याद आई कि दिमाग ठंडा और पेट नरम, छाती गरम। मुझे याद है कि एक बार बासित भाई, मुझे आप उनकी बातचीत से लग रहा है कि नियमित योग करते भी हैं, लेकिन मुझे याद है कि एक बार इसी आपके ही सम्मानित चैनल पे हम लोग बैठे थे किसी परिचर्चा में, हाँ, डिबेट से और बासित भाई तुरंत नाराज होकर चले गए थे। वो थोड़ा ऊपर वाला थोड़ा उल्टा हो गया था। अब अभी भी बपौती शब्द का इस्तेमाल करने लगे। तो मेरा ये मतलब है कि देखिए, चीज़ों को सिर्फ कहने से नहीं होता, जब उनको अपने जीवन में हम चरितार्थ करते हैं तब हम दूसरे को उपदेश देने के योग्य बनते हैं। अब कोरोना काल की बात आ गई, कोरोना काल का अगर जिक्र करूंगा तो फिर बातें बहुत दूसरी तरह सर, मैंने तो रोक दिया उनको। मैं कोरोना की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोरोना की क्या सच्चाई थी और उस काल में किसने काम किया है वो लोग जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि योग एक निश्चित तौर पे धर्म से ऊपर उठ की चीज़ है। योग का मतलब ही है, जैसा कि अभी पवन सिन्हा जी ने कहा कि जोड़ना, योग का सामान्य बातचीत में जोड़ना, कि हम हर तरीके से शरीर को, आत्मा को, मन को, शरीर में जो सूक्ष्म चक्र होते हैं उनको किस तरीके से समन्वयन कर सकें उनका, कि हमारा शरीर बेहतर से बेहतर काम कर सके। पड़ोसी को समझाओ ना। मुझे लगता है वो समन्वयन, इनको समझाओ, वो समन्वयन बगल में जो बैठे हैं, इसमें भी आना चाहिए कि हम इस चीज को मनुष्य की, अगर जैसे अभी हमारे मुस्लिम लीग के मित्र कह रहे थे, अगर उनको नहीं लगता है कि नमाज से या उनकी इबादत से उनको पूरा हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें किसी को बुरा मान करके उस पर नाराज भी नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे भाजपा के मित्र नाराज हो रहे थे। कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि एक शानदार परंपरा है जो, ये तो मैंने और आगे बढ़ाया जो इलाज है, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता। पर दर्शक ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो कुछ आप यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बात अपने 93 ईयर ओल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी कार्यालय में तलब करके ये सब क्यों नहीं समझाते हैं कि गज भर की जुबान हर बात पे निकल आती है? क्यों? मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बारे में कुछ कहने में अपने को अक्षम, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो, शुक्रिया आपका अनूप जी, अधिकृत पक्ष है वो कहीं से मैं समझ गया, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं तो आपका पक्ष ही असली नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, और उसमें भी उन्होंने तालीम को बेहतर बनाने की बात पहले कही है। धन्यवाद। कहा कि ये सब तो ठीक है। पवन सिन्हा जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं। पवन जी, मुझे एक बात बताइए और हमारे दर्शकों को भी, आपने अभी योगा के बारे में बताया, तो आपने योगा के विषय में और उसके महत्व के बारे में बताया। अब दर्शकों को ये बताइए कि ये ध्यान क्या होता है? दरअसल हम अपने शरीर को धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जिसमें हमारे जो बाहर के विचार हैं, वो बाहर के विचार एकदम शांत होते हैं, और हमारे भीतर का एक विचार, जो मुख्य विचार हम कह रहे हैं, जो ईश्वरीय विचार है या ईश्वर का विचार है, वो प्रधान हो जाता है। और शनै शनै जब हम समाधि अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वह विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो विचार है, ये एक महाशून्य की तरफ चल देता है। आंख बंद कर लेना योगा है या फिर खुद को किसी एक एकाग्रता के साथ कनेक्ट करना ध्यान है? जी, ये 5 वृत्तियां होती हैं,
उसमें चौथी वृत्ति है एकाग्र होना, पांचवी वृत्ति है निरुद्ध होना। निरुद्ध होने के उपरांत हम ध्यान कर पाते हैं, तो एकाग्रता से ध्यान की ओर बढ़ते हैं। पता चला वो आंख बंद है लेकिन किसी के लिए गाली निकल रही है, तो ये भी ना हो। मतलब एकाग्रता, ध्यान लगाए ना, पता चला कि सोच रहे हैं आज कैसे बासित अली को ठीक किया जाए, या बासित सोचें कि आज तो मतीन को ठीक करेना है, और आंख बंद है, ये तो योगा नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम बिल्कुल अपने विचारों को एकदम शांत करते हैं। इसलिए जो योगाचार्य आप को मिलेंगे या योग साधना वाले लोग मिलेंगे, उनको क्रोध भी बहुत कम आता है, और आता भी है तो क्षणिक होता है, पॉइंटेड होता है बस। और वह किसी से ना राग रखते हैं, ना ईर्ष्या उनमें होती है, ना द्वेष उनके अंदर होता है। वह अपने विषय पर बात करेंगे और शांत हो जाएंगे। एक विषय और बताएं सर, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोग इस तरह डिप्रेशन और अवसाद में हैं। मन को शांत कैसे किया जाए, उसको काबू में कैसे किया जाए? देखिए, इसमें क्या है, हम किसी भी मुद्रा में बड़े आराम से बैठ जाएं। हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, यदि हमारे घुटनों में कोई या कमर में प्रॉब्लम है, बैठ जाए, और सांस को हम एक इस जो रिदम से चलाना शुरू करें। 10 सेकंड लगे, सांस को ले, 10 सेकंड सांस को रोके, कुंभक कहते हैं उसे, और 10 सेकंड में श्वास को छोड़ें, और अपना जो मस्तिष्क है या श्वास पर एकाग्र कर दें, या कोई जप ध्यान साधना आदि करते रहें। ये धीरे 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 इस क्रिया को हम बढ़ाते चले जाएं, 10 से 20, 20 से 30, आधे घंटे तक। अपने आप इसके बाद की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। एक ऐसा अद्भुत कार्य होता है, अपने बाद इस प्रक्रिया के बाद की प्रक्रियाएं स्वतः ही प्रारंभ हो जाएंगी। और आप ऐसा विश्वास है आपको कि इससे तनाव भी कम होगा और आपका मन शांत होगा, आपका मन काबू में आएगा, जो अभी इन लोगों का बहुत भटक रहा है? डेफिनेटली होगा, और एकदम मन शांत होगा। यानी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्रोध से नहीं, ईर्ष्या से नहीं कह रहे हैं। अपनी बात के पीछे तर्क लेके तो आ रहे हैं, लेकिन मन में वैमनस्य नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद उस व्यक्ति का कभी नहीं होगा जो योग करेगा। शुक्रिया पवन जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अनिल मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि योगा का महात्म्य अब कितना दुनिया भर में फैला है? इसका अब 8वां साल है मेरे ख्याल, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रूवल दी थी, इंटरनेशनल योगा डे किया था। आज 8 सालों के बाद ये योगा दुनिया भर में कहाँ पर, किस स्थिति में? ब्रजेश जी, योगा तो देखिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। और तमाम जो रिसर्च हो रही है, चाहे वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च हो, चाहे अमेरिका का जो क्लीवलैंड क्लिनिक है जी, तमाम रिसर्च बताती हैं कि योगा का हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और बड़े बड़े जो लेखक हैं और विचारक हैं, वो योगा करते हैं और ध्यान करते हैं, और वो कहते हैं कि इससे हमारी जो है, जो मस्तिष्क की क्षमता है, जो सोच विचार की क्षमता है, किसी चीज की गहराई में जाने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो योगा के तो अभी और भी तो एक्सपेरिमेंट्स लगातार चल रहे हैं और उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका अभी तक पूरी तरह से इसके कहाँ लाभ होते हैं वो साइंस भी नहीं जान पाई है। पर मुझे क्या ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी वक्त है और ये मुनासिब वक्त है कि योगा के साथ किसी भी विवाद को राजनीतिक रूप से जुड़ने न दिया जाए। दुनिया भर के लिए ये बेहद आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, पूरी दुनिया इसको अपना रही है। सर, ध्यान के विषय में तो किसी दिन विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे, और इसकी जो खूबियां हैं उसके बारे में दुनिया भर के लोगों को बताने की ज़रूरत है। लोग योगा तो जानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है ध्यान। वो विलक्षण है। अगर लोग उसको समझ जाएं तो मेरे ख्याल से ये झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब खत्म हो और लोग क्रिएटिव काम में लगें, पॉजिटिव काम में लगें, कुछ बेहतर करें समाज के लिए। आने वाले वक्त में अच्छा हिंदुस्तान देकर जाएं लोग। जी जी जी, अगर ध्यान करें तो। रविंद्र जी, आप मुझे बताइए कि योगा के लिए आप आम लोगों को, जो आम दर्शक इस वक्त हम लोगों को सुन रहा है और आपको भी सुन रहा है, आप उसे क्या बताना चाहते हैं योग और ध्यान के बारे में? मैं ब्रजेश जी 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज, जो हमारे राजनीतिक दल हैं
वो इस भारत की महान संस्कृति को जब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, पूरी दुनिया के रिसर्चर इनकी विभिन्न प्रक्रियाओं और क्रियाओं पर रिसर्च करके अद्भुत लाभ प्राप्त होने की बात को सिद्ध कर रहे हैं, तो मेरी विनम्र हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि इस अच्छी विद्या को दलगत राजनीति में पढ़कर आप पूरी दुनिया के सामने एक योग के प्रति खराब संदेश ना दें, क्योंकि मैं एक योग का विद्यार्थी हूं। दूसरी बात, जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं या जो मुस्लिम भाई नमाज अदा नहीं करते हैं, मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि वो यौगिक क्रियाओं को जीवन में उतारे, वो अपने धर्म को बेहतर ढंग से जीवन में उतारेंगे, बेहतर ढंग से उसको करेंगे, और जो एक भी वक्त की नमाज अदा नहीं करते हैं वो कुछ सप्ताह के बाद 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। आपने तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तीसरा अंग आसन है। आसन हमें शारीरिक रूप से सशक्त इनकी और सब में मजबूत दिलचस्पी है सर, लेकिन समाधि हमारे में शरीर के इनमें से किसी की आंतरिक अंगों- दिलचस्पी नहीं है सर। तो समाधि छोड़ के बताना सर, कहाँ इनका ये सब राजनीति छीन नहीं लोगे सर, आप? नहीं कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं, आप तो समाधि ऐसा का बता रहे हो मतलब समाधि ही लेंगे, लोग ये नहीं समझते। ये समाधि दिला देखिए- दें दूसरों को। नहीं, मैं कह रहा हूं समाधि का अर्थ ही नहीं जानते। समाधि 2 शब्दों से मिलके बना है, सम धन धी। सम माने जब समान हो जाए और धी माने बुद्धि। जब हमारा बुद्धि ऐसा हो जाए कि हम पूरे विश्व को अपना समझें। बहुत हर शुक्रिया व्यक्ति सर। को मैं अपने 21 तारीख हृदय का को अंग योगा पर एक समझें। विस्तृत उस डिबेट करूंगा और अवस्था आप को सबसे जो पुनः प्राप्त- निवेदन करूंगा, उसमें आने के लिए आप सबको इन्वाइट भी करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।